अब चैप्टर 19 एंड चैप्टर 10 describe the United Nations power for economic and social cooperation and the Economic and Social Council that oversee these powers. अब इसमें दो पार्ट है, एक तो ये चैप्टर यूएनओ को और सिक्योरिटी काउंसिल को पावर देता है कि आप सोशल कोऑपरेशन मुल्कों के बीच में कैसा किया जाए, किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाए, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो मुल्क गरीब है, हालात के तहत उसको फंडिंग नहीं हो सकता, चल अपना मामला नहीं चला सकता, उसको फंडिंग कैसे की जाए। तो इस चैप्टर के तहत, इन दो चैप्टर के तहत उनको ये अख्तियार हासिल है सिक्योरिटी काउंसिल को ये तय करे यूएनओ की कमेटी को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमेटियाँ जो यूनिसेफ है, यूनिसेको है, दूसरी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी सब झैली तंजीमें हैं यूएनओ के तहत काम करती हैं और इनको मुख्तलिफ प्रोविजन दिए जाते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वक्त ज़रूरत किस तरह मदद की जाए। जिस तरह रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का काम यह है कि जंग के दौरान जख्मियों को उठाना, वार प्रिजनर्स को उठाना, उनको ट्रीट करना, हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना, उनको पूरी मेडिकल प्रोवाइड करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ द कलर, रेस एंड लैंग्वेज। तो ये सारी जिम्मेदारियां आती हैं, ओब्लिगेशंस हैं दी हुई, जिस पे पाबंद हैं ऑल 193 कंट्रीज। तो चैप्टर 19 और 14 और 15 स्टेब्लिश द पावर ऑफ द रेस्पेक्टिवली ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। अब इन दो चैप्टर्स में यह बयान किया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस तरह की जा सकती है, उनके जजेस किस तरह अपॉइंट किए जा सकते हैं, जजेस की क्राइटेरिया क्या होगी और वो किस तरह अपने बिजनेस रन करेगी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द। अब चैप्टर जो आखिरी चैप्टर्स हैं इनके 16 थ्रू द चैप्टर 19 डील रेस्पेक्टिवली विद द चैप्टर 14 मिसलियंस प्रोविजंस एज पर चैप्टर 17 ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड वॉर II and chapter 18 the charter amendment process and chapter 19 रेटिफिकेशन ऑफ द चार्टर, जो इस तरह मैं आपको पहले गुजारिश कर चुका हूँ। तो ये जो मैनिफेस्टो है यूएनओ का, जिसको हम मैनिफेस्टो कहेंगे, नजरियाती तकावर आप जिसको कहें, कि उसके तहत इसमें सारे इन आर्टिकल्स और चैप्टर्स में रूल्स दिए गए हैं कि यूएनओ इस चार्टर के तहत अपने ममालिक, मेंबर ममालिक के अंदर अपनी इन लॉज के रूल्स की इन्फोर्समेंट किस तरह करेगी और कौन कौन से रूल्स हैं जिसके तहत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस रवा दवा रखेगी और ऑल 193 कंट्रीज पे कौन सी ओब्लिगेशन और जिम्मेदारियां हैं जो इन रूल्स के तहत उनको पूरा करने के लिए पाबंद है। ये तो इख्तिसार है हमारे यूएनओ के चार्टर का। अब हम आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस की तरफ, जो फॉर्मेशन जिसके तहत मैंने आपको बताया अभी दो चैप्टर जिसके तहत यूएनओ ने अलो किया कि यह फॉर्म किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस The International Court of Justice actually the international judicial forum for the all member countries of the UNO. It established in the June 1945 by the Charter of the United States। जिस तरह मैंने आपको पहले के कौन से दो चैप्टर्स ये डिस्क्राइब करते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट किस तरह इस्टेब्लिश की जाए, उसके हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, उसके जजेस अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, तो ये सारे यूएनओ के उन दो चैप्टर्स में मैंने आपको बताया उसी में। तो इसी तरह ये इस्टेब्लिश हुई जून 1945 पे और इसने अपना काम शुरू किया
अप्रैल 1946 में। इसकी जुडिक्शन जो अख्तियारात हैं पूरे ऑल 193 मेंबर्स कंट्रीज जो हैं उन पे ये अख्तियारात लागू करती है। इनके जो फैसले होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएनओ आर बाउंड टू ओबे द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। तो ये जुडिक्शन जो इसकी है पूरी वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि इसकी जुडिक्शन जो 195 हमारी ममालिक हैं, जिसमें 193 जो है हमारे यूएनओ के मेंबर हैं और 2 ममालिक जो हैं ऑब्जर्वर के तौर पर रखे गए हैं। तो इन 195 कंट्रीज पे ही इसकी जुडिक्शन होती है। लेकिन 2 जो हैं ऑब्जर्वर, उनको ये ऑप्शन है कि कभी इनकी डिसीजन एक्सेप्ट करें या कभी डिसीजन है। अब 193 जो कंट्रीज है उनका किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, दूसरे मेंबर मुल्क के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो अपनी एप्लीकेशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम विल बी इन्वोक्ड बिफोर द इंटरनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन द हेग। इसका लोकेशन जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि हेग में ही है। अब इनकी जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसके जजेस की क्राइटेरिया पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका जजेस जो 2 तरीकों से इनसे लिए जाते हैं और 2 किस्म के होते हैं। ये जो दुनिया के अंदर प्रोमिनेंट जजेस हों, रिटायर्ड जजेस हों, उनको भी ये इलेक्ट करके अपना जज मुकर्रर करते हैं, और दुनिया के अंदर जो प्रोमिनेंट लॉयर हों सीनियर, उनको भी ये जज मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन इनके जज का टेन्योर सिर्फ 9 ईयर्स होता है। दूसरी बात यह है कि 9 ईयर्स के अंदर जो हिस्ट्री बता रही है कि कोई जज अगर फौत हो जाता है तो उसकी जगह से उसी मुल्क से वो जज लिया जाता है, और कोई भी किसी भी एक मुल्क से 2 जज नहीं लिए जाते। सबसे जो अच्छी बात है या खराब ये बात है कि इसका टेन्योर भी रीजनल वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे खराब बात जो मैं समझता हूँ वो है कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया, उनके हर टेन्योर में एक मेंबर रहता है। जिस तरह 193 कंट्रीज हैं, जरूर नहीं कि उनके मेंबर हो, यहाँ उनको एक टेन्योर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट दी गई है, क्योंकि इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस होते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपकी याद आ रही कि एक जज सिर्फ 9 साल के लिए होता है। कोई भी 2 जज एक कंट्री से नहीं होते। सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनके 5 कंट्रीज के 5 जज हमेशा हर टेन्योर रहते हैं, इसलिए उनको वीटो पावर भी है। जो 1947 में पहला डिसीजन नगारा के केस में इन्होंने दिया, तो वो केस का जो टाइटल है नगारा गोवा वर्सेस यूएसए, तो वो यूएसए के खिलाफ ये फैसला आया था। तो पहले फैसले को यूएसए ने वीटो किया था। अब मैं इसलिए कह रहा था कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन चैप्टर को समझने के लिए और भी चीज़ें समझनी पड़ती है कि व्हाट इज द वीटो पावर। जब ये यूएनओ बनी थी तो इन 5 ममालिक को ये पावर दिया गया था, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, कि आप किसी भी फैसले को चैलेंज करके वीटो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बिल पास होता है, अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ, लेकिन रशिया ने उसको वीटो कर दिया, कभी अमेरिका कर लेता है। तो बाकी जो छोटे छोटे ममालिक हैं उनके हुकूक इनके वीटो में गजब हुए जाते हैं। जो मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक वे में इनको ये पावर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंसाफ की फराहमी में इनके ये पावर रुका मुझे देखने में आ रहा है। तो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट हैज़ जुडिक्शन टू सेटल द डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेशन इज हेग, इन हेग। अब जिस तरह हमारे पास इनको ये भी पावर है आईसीजे को कि ज़रूरी है नहीं है कि फुल बेंच 15 जजेस एक जगह बैठ के ये फैसला करें। उनको भी ये पावर है कि चैम्बर बनाए जाएं 3 जजेस के या 5 जजेस के, और वो ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, तो वो कोई कर सकते हैं।
जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है जजेस की, चार्टर के तहत जो सीटें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं वो 5 सीट्स फॉर द वेस्टर्न आर रिजर्व, 3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज, 2 सीट्स रिजर्व फॉर द, ये क्या है, यूरोपियन कंट्रीज, 3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द ईस्टर्न कंट्रीज, एशिया जस्ट लाइक द एशिया, एंड 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर द लैटिन अमेरिका। अब ये 15 की जिसमें जरूरी है कि इन मुल्कों के जो मेंबरान वहां से जजेस चुने जाएंगे या ये मुस्तफ़ा फैसले में इनको इलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ, ये दोनों मिलकर जजेस इलेक्ट करते हैं। ये ऐसे नहीं इलेक्ट हो जाते, कोई अप्लाई नहीं होता, वो पूरी दुनिया के जुडिशरी पे, बार पे नज़र रखने के बाद जिनको समझते हैं कि ये काबिल हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने फ़राइज़ दे सकते हैं, तो ये 2 इदारे यूएनओ के, एक यूनाइटेड नेशनल जनरल काउंसिल और ये सिक्योरिटी काउंसिल मिलके ये जज इलेक्ट करते हैं। आर्टिकल 9 जो है उसके तहत मेंबर्स ऑफ दिस कोर्ट इज बाउंड टू फॉर्म or in regard the civilization, maintain the civilization and principal legal system of the world. Article 26 to 29 of the statute allow the court to form smaller chambers just like 3 or 5 judges to decide the matter. जैसे मैंने आपको कहा कि पहला केस जो इस कोर्ट ने डिसाइड किया वो था निकारागुआ वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट। और अब ये भी आपको बताऊं कि आज तक पूरी दुनिया से 5 लेडी जजेस भी मुंतखब हुई हैं इस इदारे में काम करने के लिए। तीसरी बात, जो इस वक्त तक ये टिल द जनवरी 23 186 cases had been decided by the International Court of the Justice। ये मुख्तसर मुझे पाबंद किया गया है कि इन चैप्टर्स के में ही बात करनी है और मैंने मुख्तसर और चीज़ों आपको बताना ज़रूरी समझी ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो मेरा लेक्चर अब इख्तिताम पे पहुंचा।